क्या होगा अगर मैं कहूं कि तापमान में महज कुछ डिग्री का बदलाव या बारिश में कुछ सेंटीमीटर की कमी हाथियों को छुपाने वाले एक बेहद घने जंगल को एक ऐसे बंजर इलाके में बदल सकती है जहां सिर्फ कंटीली झाड़ियां ही जिंदा रह पाती हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हाँ, और आज की इस गहराई भरी चर्चा में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। हमारे सामने एक बेहद शानदार मतलब बहुत ही विस्तृत 3D इंडिया फॉरेस्ट एटलस का सोर्स मटेरियल मौजूद है। इसमें कुछ बेहतरीन 3D विजुअल्स और डेटा पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज सिर्फ पेड़ों के प्रकार गिनाना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी किताब पढ़कर कर सकता है। सही बात है। हमें भारत के जंगलों की स्थिति, हमारी अर्थव्यवस्था में उनके योगदान और उनके सामने मौजूद असली खतरों के पीछे के विज्ञान को समझना है। हमें ये समझना है कि ये जंगल जलवायु और हमारे पूरे इकोसिस्टम को कैसे चलाते हैं। एकदम सही। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं, पहली स्लाइड पर आते हैं। इस पहले 3D विजुअल में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दिखाई गई है। एक तरफ जमीन पर सिर्फ साधारण पौधे उगे दिख रहे हैं और दूसरी तरफ एक बेहद घना 3D जंगल का इकोसिस्टम है। इसमें नदियां भी हैं और जानवर भी। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति और जंगल के बीच के अंतर को बताया गया है, लेकिन मतलब क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जहां भी बहुत सारे पेड़ बिना इंसानी मदद के उगाएं, वो जंगल है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन एग्जाम के नजरिए से और विज्ञान के हिसाब से जो पौधे बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगते हैं, वे केवल प्राकृतिक वनस्पति हैं। लेकिन जंगल अपने आप में एक पूरा जीवित तंत्र है। अच्छा, तो जंगल में और क्या क्या आता है? जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है। ये पेड़, झाड़ियां, जानवर और वहां की मिट्टी से मिलकर बना एक पूरा इकोसिस्टम है। और इस पूरे सिस्टम को जो ताकत चलाती है, वो है वहां की जलवायु। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। अब ये विजुअल दिखाता है कि ये जंगल असल में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सामने भारत का एक ग्लोइंग ग्रीन मैप है। हाँ, और उसमें से लेजर किरणें निकल रही हैं। बिल्कुल, 3 लेजर किरणें जो पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को रोशन कर रही हैं। मुझे ये सामाजिक वाला हिस्सा थोड़ा हैरान कर रहा है। हम आमतौर पर जंगलों को पर्यावरण से ही जोड़कर देखते हैं। यही इस विश्लेषण की सबसे बड़ी बात है। पर्यावरण या पहलू तो साफ है, ये कार्बन सिंक है और दुनिया की 8% वैश्विक जैव विविधता को आश्रय देते हैं। और आर्थिक रूप से लकड़ी और रोजगार देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सामाजिक पहलू है वो सबसे अहम है। भारत की 30 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण आबादी सीधे तौर पर इन पर निर्भर है। 30 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था है। इसीलिए यूपीएससी और अन्य एग्जाम्स में एक फैक्ट अक्सर आता है कि वन का मतलब सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। मतलब वन ही जीवन है। एकदम सही। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। यहाँ एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है। एक मशीन के गियर्स दिखाए गए हैं। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए गियर्स आपस में फंसे होते हैं। हाँ, वैसे ही यहाँ जलवायु के 4 गियर्स दिखाए गए हैं। यहाँ एक RTSA ट्रिक का उल्लेख है, मतलब रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और एल्टीट्यूड। क्या ये 4 कारक ही वनस्पति तय करते हैं? बिल्कुल। प्रकृति की पूरी इंजीनियरिंग इन्हीं 4 गियर्स पर चलती है। पहला गियर है रेनफॉल, यानी वर्षा। अगर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सदाबहार वन बनेंगे। और अगर 50 सेंटीमीटर से कम है तो पानी की कमी से कंटीले वन उगेंगे। दूसरा गियर टेम्परेचर है। ये तय करता है कि पेड़ों को कैसी गर्मी या ठंड झेलनी है। अच्छा, और मिट्टी का क्या रोल है? मिट्टी यानी सॉइल तीसरा गियर है। लैटेराइट मिट्टी के पोषक तत्व काली मिट्टी से अलग होते हैं, इसलिए वहां उगने वाले पेड़ भी अलग होते हैं। और चौथा गियर एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई है। मैदानों की गर्मी वाले पेड़ पहाड़ों की ठंड में जिंदा नहीं रह सकते। तो मतलब हर जंगल अपनी जगह की जलवायु का एक रिजल्ट है। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। अब यहाँ असल डेटा सामने आ रहा है। एक गोल्डन डैशबोर्ड और प्रोग्रेस रिंग बनी हुई है जो ISFR 2023 के आंकड़े दिखा रही हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हाँ, इसके अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र 21.76% है, जो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। और अगर वन और वृक्ष क्षेत्र दोनों मिला दे
तो 25.17% है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात लिखी है। 1988 की नीति का लक्ष्य 33% था। मतलब हम अभी भी उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। यही वो कड़वी सच्चाई है। हालांकि सकारात्मक बात यह है कि 2021 के मुकाबले 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अच्छा, राज्यों की स्थिति कैसी है? क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम सबसे आगे है। लेकिन असली सवाल वही 33% के लक्ष्य का है, जिससे हम अब भी दूर हैं। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। अब हम भारत के 5 प्रमुख वन प्रकारों में से पहले प्रकार पर आते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। हाँ, इस 3D ब्लॉक में बहुत ऊंचे बहुस्तरीय पेड़ हैं और भारी बारिश हो रही है। सोर्स कहता है कि ये वहां पनपते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल। और इसके लिए एक एग्जाम ट्रिक याद रखनी चाहिए। सदाहरा मतलब सदाबहार, जिसका मतलब है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। लेकिन ये हमेशा हरे क्यों रहते हैं? क्या इनकी पत्तियां झड़ती नहीं है? असल में इनकी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती। भारी बारिश के कारण पानी की कमी नहीं होती, तो पूरा जंगल कभी एक साथ गंजा नहीं होता। अच्छा, और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में मिलते हैं। महोगनी, एबोनी और रोजवुड यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। सदाबहार वनों के बाद हम एक अलग 3D ब्लॉक में आ गए हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। हाँ, यहाँ ऑटम यानी पतझड़ का मौसम दिखाया गया है, जहाँ पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, लगभग 60% हिस्सा। सही कहा। और यहाँ पेड़ों का पत्तियां गिराना उनकी सबसे बड़ी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। वो कैसे? शुष्क मौसम में पानी बचाने के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यही सदाबहार और पर्णपाती में मुख्य अंतर है। इसके 2 प्रकार हैं। एक नम पर्णपाती, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और दूसरा शुष्क पर्णपाती, जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में मिलते हैं। सागौन यानी टीक, शाल और चंदन इसके मुख्य पेड़ हैं। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। अब विजुअल एकदम बदल गया है। एक कांच के बक्से में कैद एक रेगिस्तानी 3D ब्लॉक है। कैक्टस, कंटीली झाड़ियां और सूखी दरार वाली मिट्टी। ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है, थॉर्न फॉरेस्ट्स। जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। प्रकृति खुद को यहाँ कैसे ढालती है? ये इकोसिस्टम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। पानी की खोज में इनकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। और पत्तियां छोटी हो जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, ताकि पानी भाप बन के उड़े नहीं। एग्जाम ट्रिक के लिए याद रखें, कंटीला मतलब राजस्थान और कम पानी। और यहाँ कौन से पेड़ मिलते हैं? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के इलाकों में बबूल, बेर और कीकर के पेड़ मिलते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। अभी तक हमने बारिश के आधार पर जंगल देखे, लेकिन एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई का क्या असर होता है? इस 3D विजुअल में बर्फ से ढके पहाड़ और ढलानों पर हरियाली है। बहुत ही रोमांचक लग रहा है। ये पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट्स हैं। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति बदलती है। ये एक पक्का एग्जाम फैक्ट है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पेड़ कैसे बदलते हैं? 1000 से 2000 मीटर पर आपको ओक और चेस्टनट वाले नम पर्णपाती वन मिलेंगे, लेकिन 2000 से 3000 मीटर पर कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है। तो वहाँ पेड़ अलग होते हैं? हाँ, वहाँ शंकुधारी यानी कॉनिफेरस वन मिलते हैं, जैसे देवदार और पाइन। इनका आकार बर्फ को टिकने नहीं देता और ये जंगल प्रमुख जल स्रोत और मिट्टी संरक्षण के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। पहाड़ों से अब सीधा समुद्र तट की ओर चलते हैं। एक बेहद अनोखा जंगल। इस 3D ब्लॉक में पेड़ों की जड़ें नमकीन पानी में डूबी हुई हैं और तूफान आ रहा है। ये मैंग्रोव वन है। इन्हें टाइडल फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। इनका कुल क्षेत्र तो सिर्फ 4991 वर्ग किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ, ये समुद्री किनारे और दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इनकी जड़ें खारे पानी में भी सरवाइव कर लेती हैं। सुंदरी और गर्जन इसके मुख्य पेड़ हैं। इसके लिए कोई ट्रिक है? बिल्कुल। मैंग्रोव का मतलब है समुद्र किनारा प्लस नमकीन पानी प्लस तूफान से सुरक्षा। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और गुजरात का तट इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। इन 5 प्रकार के जंगलों को अगर एक साथ भारत के नक्शे पर देखा जाए
तो कैसी तस्वीर बनती है? सामने भारत का एक शानदार 3D टोपोलॉजिकल मैप है। हाँ, और इसमें हर क्षेत्र को अलग अलग वनों से दर्शाया गया है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ऊपर हिमालयी क्षेत्र है। हाँ, वहाँ पर्वतीय वन है। पश्चिम में थार मरुस्थल की तरफ कंटीले वन है। मध्य भारत का विशाल इलाका पर्णपाती वनों से ढका है। और समुद्री तटों पर मैंग्रोव होंगे। बिल्कुल। और यहाँ एक मैप ट्रिक याद रखनी है। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे उत्तर पूर्व और पश्चिमी घाट, वहाँ हमेशा सदाबहार वन मिलेंगे। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। मैप के बाद अब ये जानना दिलचस्प है कि कौन सा राज्य वनों के मामले में आगे है। यहाँ 3D पेडेस्टल और पानी के टैंक वाले विजुअल्स हैं जो क्षेत्रफल और प्रतिशत दिखा रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक यूपीएससी अलर्ट है। क्षेत्रफल के अनुसार टॉप 3 का क्रम याद रखना है। वो क्या है? सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, और न्यूनतम वन हरियाणा और पंजाब में है। और प्रतिशत के हिसाब से? प्रतिशत के अनुसार मिजोरम 85.34% के साथ राज्यों में सबसे आगे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 91.33% के साथ टॉप पर है। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। जंगल सिर्फ डेटा नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। यहाँ वुडन ब्लॉक्स वाले विजुअल में दिखाया गया है कि एक पेड़ सीधे फर्नीचर या नाव में बदल रहा है। बिल्कुल। पेड़ों के व्यावहारिक उपयोग बहुत अहम है। जैसे सागौन की लकड़ी बहुत महंगी होती है और फर्नीचर बनाने के काम आती है। और शाल का पेड़? शाल का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में होता है क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। बबूल से गोंद और चारा मिलता है। सुंदरी के पेड़ का क्या इस्तेमाल है? सुंदरी की लकड़ी पानी में सड़ती नहीं है, इसलिए इससे मजबूत नावें बनती हैं। देवदार निर्माण और अगरबत्ती के काम आता है, और नीम तो एक प्राकृतिक औषधि है ही। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। जहाँ जंगल हैं वहाँ वन्य जीव भी होंगे। इन चमकते हुए पोर्टल्स में शानदार जानवर दिख रहे हैं। हर जानवर अपने खास जंगल से जुड़ा है। जैसे पर्णपाती वनों में आपको बाघ, चीता और हिरन मिलेंगे। और पहाड़ों पर? पर्वतीय वनों की ठंड में स्नो लेपर्ड और भालू रहते हैं। सदाबहार वनों के घने माहौल में हाथी और हॉर्नबिल पक्षी मिलते हैं। और मैंग्रोव के दलदल में? वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ का राज होता है। और एक जीके फैक्ट याद रखें, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है और सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। ये जंगल पर्यावरण के साथ साथ हमारी तिजोरी भी भरते हैं। इस 3D विजुअल में एक सोने का पेड़ है जिसके चारों ओर एक आर्थिक चक्र घूम रहा है। हाँ, क्योंकि ये जंगल 50 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका का साधन है। और जीडीपी में इनका 2 से 3% सीधा योगदान है। अप्रत्यक्ष रूप से तो 10% से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इसमें NTFP यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि बांस, तेंदुपत्ता और महुआ। हाँ, ये आदिवासी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके अलावा चंदन और रेजिन का निर्यात भी होता है जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। जब जंगल इतने कीमती हैं तो उन्हें बचाने के कड़े नियम भी होंगे। इस नीले रंग के सुरक्षित कांच के डोम के अंदर एक हरा भरा जंगल महफूज है। संरक्षण के कानूनी और सामाजिक दोनों पहलू होते हैं। कानूनी रूप से वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन अधिकार अधिनियम 2006 बहुत महत्वपूर्ण है। और FSI और MOEFCC जैसी संस्थाएं भी हैं। हाँ, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे अभियान भी चलाए गए हैं। और सामाजिक पहलू में वो चिपको आंदोलन आता है ना? उत्तर का चिपको आंदोलन, जहां लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे, वो जन भागीदारी की एक बेहतरीन मिसाल है। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। पेड़ों को बचाने के साथ नए पेड़ लगाना भी जरूरी है। यहीं से सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है। इस 4 हिस्सों में बटे 3D क्रॉस सेक्शन विजुअल में पेड़ अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके 4 प्रकार हैं। पहला सामाजिक वानिकी, जो सार्वजनिक भूमि पर होती है। दूसरा है कृषि वानिकी, वो खेतों वाली? हाँ, खेतों की मेड़ पर पॉपुलर जैसे पेड़ लगाना। तीसरा है एक्सटेंशन वानिकी, जहां सड़क या नहर के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। और चौथा औद्योगिक वानिकी है, जैसे पेपर मिल वाले अपने कच्चे माल के लिए खुद पेड़ उगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण को लाभ पहुंचाना है। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। इन प्रयासों को दिशा देने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य भी है। एक चमकते हुए 3D प्लैक पर लिखा है टारगेट 33%। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की मुख्य नीति है। इसका लक्ष्य कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र बनाना है। और इस रणनीति में जन भागीदारी भी शामिल है। बिल्कुल, जिसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं।
और 2018 की ड्राफ्ट नीति में जलवायु परिवर्तन शमन PPP मॉडल और शहरी वानिकी पर भी रोशनी डाली गई है। चलिए अगला स्लाइड देखता हूँ। नीतियां तो बन रही हैं, लेकिन एक डराने वाला सच भी है। इस विजुअल में आधा हिस्सा हरा भरा जंगल है और आधा हिस्सा बंजर जमीन, जहां बुलडोजर चल रहा है। वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन आज का सबसे कड़वा सच है। इसके प्रमुख कारण कृषि विस्तार, खनन, सड़क निर्माण और तेज शहरीकरण है। इसके परिणाम तो बहुत गंभीर होंगे। हाँ, मिट्टी का कटाव, बाढ़ और जैव विविधता की हानि। और एक बहुत ही चिंताजनक बात ISFR रिपोर्ट में है। पूर्वोत्तर राज्यों में, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहां वनों में कमी दर्ज की गई है। अच्छा, वहां तो सबसे घने जंगल होते हैं। हाँ, और उनके कटने से कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ता है। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। अगर हम इन जंगलों को खो देते हैं तो हम असल में क्या खो रहे हैं? ये विजुअल पृथ्वी का है, जिसमें फेफड़ों के आकार में हरे भरे जंगल धड़क रहे हैं। ये पूरे एपिसोड का सार है। जंगल असल में पृथ्वी के फेफड़े हैं। ये जल चक्र चलाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने वाले सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं। और पश्चिमी घाट जैसे हॉटस्पॉट को भी बचाते हैं। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि वन केवल पेड़ नहीं है, ये इस पृथ्वी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। चलिए अगला स्लाइड भी देखता हूँ। इस पूरी चर्चा के बाद अब कुछ ठोस फैक्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। हवा में तैरते हुए ग्लोइंग कांच के पैनल पर क्विक फैक्ट्स लिखें। तेजी से मुख्य पॉइंट्स दोहराते हैं। सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिजोरम। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का टारगेट 33% है। ISFR 2023 का एरिया 21.76% है। और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले वन? सदाबहार वन। और हाँ, एक क्विक टेस्ट। सुंदर वन में कौन सा वृक्ष मिलता है? उत्तर है सुंदरी। चलिए अगला स्लाइड देखता हूं। और अंत में पूरी 3D एटलस यात्रा का अंतिम पड़ाव। 5 नक्काशीदार स्तंभ यानी पिलर्स खड़े हैं, जो इस प्रेजेंटेशन का सार हैं। इन 5 पिलर्स को डिकोड कर लेते हैं। पहला है 5 वन प्रकार, दूसरा RTS से सूत्र, तीसरा पिलर ISFR 2023 का 21.76% डेटा है। सही। चौथा पिलर है 1988 का 33% का लक्ष्य। और 5वां पिलर है संरक्षण, जिसमें 1980 का कानून और चिपको आंदोलन शामिल हैं। इस सक्सेस मंत्रा को रिवाइज करने से परीक्षा में 8 से 10 अंक पक्के हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा विश्लेषण पूरा होता है। हमने इस 3D एटलस के जरिए प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों को समझा, सदाबहार से लेकर कंटीले और मैंग्रोव तक। हमने RTSA फैक्टर का असर देखा और ISFR 2023 के डेटा को समझा। बिल्कुल। और जाते जाते हमें एक गंभीर सवाल पर विचार करना चाहिए। अगर 1988 की नीति ने हमारे लिए 33% वन क्षेत्र का एक आदर्श लक्ष्य तय किया था और 2030 में हम अभी भी 21.76% पर ही हैं। हाँ, जो कि काफी कम है। और ऊपर से पूर्वोत्तर राज्यों में कटाई लगातार जारी है। तो क्या हमारे ये पृथ्वी के फेफड़े भविष्य की सांसें ले पाएंगे? ये डेटा सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी नीतियां असल में जमीन पर उतर रही हैं? वाकई ये एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल है।